नए साल में आदिवासियों को क्या चाहिए? क्या उन्हें चाहिए नए वादे, नई घोषणाएं और कुछ नई सरकारी योजनाएं, या फिर चाहिए ठोस फैसले, मजबूत अधिकार और जमीन पर दिखने वाला बदलाव, या शायद कुछ और? आखिर आदिवासियों को साल 2026 में क्या चाहिए? आज के वीडियो में हम इसी सवाल की पड़ताल करेंगे। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। सबसे पहले नए साल की आप सभी दर्शकों को ढेरों ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। और आपसे गुजारिश कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। अब आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक पर कि साल 2026 में आदिवासियों को क्या चाहिए। इसके लिए हमने तमाम विद्वानों, विचारकों और विशेषज्ञों से बात करके 10 ऐसे मुद्दे शॉर्टलिस्ट किए हैं जो साल 2026 में आदिवासियों की जिंदगी में प्राथमिकता में रहने वाले हैं। और उसमें सबसे पहला जो मुद्दा है वो है आदिवासियों को ना कहने का अधिकार चाहिए। चाहे खनन हो, डैम हो, उद्योग हो या फिर कोई और योजना, अगर वहां के लिए जमीन ली जानी है तो ग्राम सभा की बिना किसी दबाव के स्वतंत्र सहमति अनिवार्य की जानी चाहिए। अगर ग्राम सभा ना कहती है तो आदिवासियों को 1 इंच जमीन भी ना ली जाए। ग्राम सभा की ताकत उतनी ही हो, उसके ना कहने की ताकत भी उतनी हो जितनी लोकसभा या विधानसभा की होती है। क्योंकि सरकारें दावे करती हैं, नारे गढ़ती हैं कि अब गांव के फैसले गांव में होंगे, लेकिन होता इससे बिल्कुल उलट है। चाहे छत्तीसगढ़ का हसदेव हो, मध्य प्रदेश का सिंगरौली, राजस्थान का बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, या फिर महाराष्ट्र का गढ़चिरौली और पालघर का इलाका, लाखों आदिवासी विस्थापन का दंश आज भी झेल रहे हैं। सरकारें बदली, दौर बदली, वक्त बदला, पार्टियां बदली, लेकिन किसी भी समय आदिवासियों को ना कहने का अधिकार नहीं दिया गया। इसलिए 2026 में आदिवासियों को सबसे पहले ना कहने का अधिकार चाहिए। जो दूसरा मुद्दा आदिवासियों के लिए है, जल, जंगल और जमीन का अधिकार चाहिए। वन अधिकार अधिनियम बने 19 साल गुजर गए, लेकिन आज भी लाखों आदिवासी एक कागज के टुकड़े का इंतजार कर रहे हैं। अगर आंकड़ों के मुताबिक हम देखें तो आदिवासियों ने जमीन के पट्टों के लिए अभी तक 51,56,000 आवेदन किए हैं बीते 19 सालों में, जिसमें से 25,13,000 पट्टे ही स्वीकृत हुए। यानी आधे से ज्यादा आदिवासी आज भी अपने लिए उस जमीन का इंतजार कर रहे हैं जिस पर वो पीढ़ियों से बसे हुए हैं। इस दौरान 18,73,000 दावे निरस्त कर दिए गए, उनकी सुनवाई नहीं हुई। आदिवासियों का इल्जाम है कि उनको गलत तरीके से उनके दावे निरस्त कर दिए गए, जबकि पीढ़ियों से वो जमीन पर काबिज हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें ना कह दिया और 7 लाख दावे पेंडिंग है। तो पीढ़ियों से वन भूमि पर खेती करने वालों को, जमीन को अपनी मां मानने वाले आदिवासियों को उस जमीन का अधिकार चाहिए साल 2026 में। तीसरा, 5वीं अनुसूची पर जमीनी अमल चाहिए। 5वीं अनुसूची को उसी सोच के साथ लागू किया जाना चाहिए जिस सोच के साथ संविधान निर्माताओं ने इसकी रचना की। क्योंकि 5वीं अनुसूची में राज्यपालों को आदिवासियों की भलाई के लिए कई सारे अधिकार दिए गए हैं। मसलन राज्यपाल ये तय कर सकते हैं कि संसद या विधानसभा का कोई भी कानून 5वीं अनुसूची के इलाकों में लागू होगा या नहीं होगा, और अगर लागू होगा तो क्या किसी अपवाद या बदलाव के साथ लागू होगा। राज्यपाल आदिवासियों की जमीन के हस्तांतरण पर रोक लगा सकते हैं, शांति और सुशासन के लिए नए नियम बना सकते हैं, और यहां तक कि आदिवासियों को जमीन आवंटन का फैसला भी और इसके नियम भी राज्यपाल बना सकते हैं। लेकिन बीते 75 सालों का इतिहास गवाह है कि राज्यपालों ने इन अधिकारों का इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है, सिवाय 1-2 राज्यपालों को छोड़कर, 1-2 मौकों को छोड़कर जब राज्यपाल इस मामले में एक्टिव रहे हुए हों। कहने को तो 5वीं अनुसूची को आदिवासियों का धर्म ग्रंथ कहा जाता है, उसे आदिवासियों का संविधान भी कहा जाता है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। तो तीसरे नंबर पर प्राथमिकता आदिवासियों के लिए रहने वाला है कि 5वीं अनुसूची का जमीनी अमल चाहिए। चौथा जो आदिवासियों के लिए उनकी जरूरत है, जो उनकी इच्छा है, जो उनकी हसरत है, वो है आदिवासियों को एक मजबूत राजनीतिक आवाज चाहिए। गूंगे नहीं बल्कि धाड़ने वाले नेता चाहिए। कहने को तो आज की तारीख में 47 आदिवासी सांसद हैं और 500 से ज्यादा आदिवासी विधायक हैं, लेकिन आदिवासियों के वोटों से जीतने वाले माननीय आदिवासियों के मुद्दों पर ज्यादातर वक्त चुप ही रहते हैं। जल, जंगल और जमीन के मुद्दे पर चुप रहते हैं। खनन और उद्योगों के नाम पर आदिवासियों का विस्थापन पहले भी होता आया है, आज भी हो रहा है, लेकिन ये माननीय चुप। पैसा कानून के तहत ग्राम सभाओं को ना कहने का अधिकार आज भी नहीं मिला है, लेकिन ये माननीय चुप। 5वीं अनुसूची का जमीनी अमल आज भी नहीं हो पा रहा है, तब भी ये आदिवासी जो नेता है माननीय ये चुप। वन अधिकार जो हमने सबसे पहले आपको बताया, वन अधिकार के तहत आधे आवेदन आदिवासियों के खारिज हो गए, लेकिन ये माननीय चुप। तो आदिवासियों को कम से कम 2026 में ऐसे दहाड़ने वाले, गरजने वाले नेता चाहिए जो उनके मुद्दों को मजबूती के साथ सरकारों के सामने उठा सके।
पांचवा जो मुद्दा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आदिवासी युवाओं के सपनों को पंख लगना चाहिए। जैसा कि मध्य प्रदेश के जो रतलाम के विधायक है कमलेश्वर डोडियार, उनका जो मॉडल है जो उन्होंने अपने विधानसभा में लागू किया, अपने जिले में लागू किया है, वो पूरे देश में लागू होना चाहिए। क्या है उनका मॉडल? कमलेश्वर डोडियार ने जब पता किया कि उनके विधानसभा, उनके जिले में जो 12वीं में 65% से अंक से ज्यादा पास होने वाले आदिवासी बच्चे कितने हैं, उन्होंने उसकी लिस्ट निकाली और जब उन बच्चों के बारे में पता किया तो वो चौंक गए कि उसमें ज्यादातर बच्चे दूसरे जिले में, दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए पलायन करके चले गए हैं। उन्होंने उन तमाम बच्चों से कांटेक्ट किया, उनके परिवार वालों से बात की, उनको वापस बुलाया, उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था करवाई ताकि वो बच्चे आगे जाकर डॉक्टर और इंजीनियर बन सकें। और इसका खर्च जो रतलाम के विधायक हैं सैलाना के, वो अपने वेतन से और अपनी विधायक निधि से उठा रहे हैं। तो ये मॉडल 2026 में अगर पूरे देश में लागू हो जाए तो आदिवासी युवाओं को के सपनों को वाकई में पंख लग जाएंगे, तब वाकई में असली तरक्की हो पाएगी। छठवां जो आदिवासियों के लिए मुद्दा प्राथमिकता में रहने वाला है वो है शिक्षा में जमीनी सुधार चाहिए। शिक्षा पाने और साक्षरता के आंकड़ों में आदिवासी आज देश में सबसे पीछे हैं। उन्हें आगे लाने के लिए मजबूत और जमीनी प्रयास चाहिए, क्योंकि आंकड़े गवाही देते हैं कि साल 2011 की जनगणना के मुताबिक पूरे देश में आदिवासियों की आबादी 10 करोड़ 45 लाख थी और उसमें आधे से ज्यादा यानी 5 करोड़ 27 लाख आदिवासी निरक्षर है। इसमें और जो हैरान करता है आंकड़ा वो है सिर्फ 14.5 लाख आदिवासी ग्रेजुएट हैं और मात्र 3,11,000 आदिवासियों के पास पोस्ट ग्रेजुएट या टेक्निकल डिग्री है। यानी आदिवासियों की आबादी का सिर्फ 1.5% हिस्सा ग्रेजुएट है और आधा फीसदी से भी कम हिस्सा पोस्ट ग्रेजुएट है। विद्वानों और पत्रकारों के मुताबिक इसकी वजह है आदिवासी इलाकों में स्कूलों की अच्छी व्यवस्था नहीं है। जहां स्कूल अच्छे हैं वहां शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। अच्छे शिक्षक आदिवासी इलाकों में जाकर पढ़ाना नहीं चाहते। इसीलिए ये आदिवासियों की प्राथमिकता में रहने वाला है। ये उनकी सबसे बड़ी जरूरत है कि शिक्षा में जमीनी सुधार होना चाहिए ताकि आदिवासी आगे बढ़ सके। और इसी से जुड़ा हुआ है आदिवासियों का अगला मुद्दा, जो है आदिवासियों को मातृभाषा में पढ़ाई करने का अधिकार मिलना चाहिए। प्राथमिक स्कूलों में गोंडी, भीली, कोरकू, संथाली समेत दूसरी आदिवासी भाषाओं में पढ़ाई शुरू होना चाहिए। प्राथमिक स्कूलों का पाठ्यक्रम आदिवासी भाषाओं में तैयार किया जाना चाहिए। आदिवासी भाषाओं में वर्णमाला, कविताएं और कहानियां तैयार की जाएं ताकि बच्चे जल्दी सीख पाएं। क्यों? क्योंकि साल 2020 की जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई उसमें साफ साफ लिखा है कि बच्चे अपने घर की भाषा में, मातृभाषा में जल्दी सीखते हैं। इसलिए 8वीं कक्षा तक, और अगर वहां तक संभव ना हो तो कम से कम 5वीं कक्षा तक बच्चों की पढ़ाई उनकी मातृभाषा, स्थानीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में होनी चाहिए। और तमाम रिसर्च में भी ये बातें सामने आई हैं कि अगर मातृभाषा में बच्चा शुरुआती पढ़ाई करता है तो वो कनेक्ट कर पाता है, स्कूल नहीं छोड़ता है। जबकि आदिवासी बच्चों में स्कूल छोड़ने की दर, जो ड्रॉप आउट है, वो प्राइमरी और मिडिल लेवल पे बहुत ज्यादा है। तो अगर मातृभाषा में पढ़ाई शुरू होगी तो स्कूली पढ़ाई बच्चा पूरी कर पाएगा और बाद में फिर नंबर उसके भी बढ़ जाएंगे। साक्षरता के, शिक्षा के, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो तमाम डिग्रियां हैं वो हासिल करके वाकई में आदिवासी बच्चा आगे आ पाएगा। तो ये होना बहुत जरूरी है। जो अगला मसला है वो है स्कूलों की किताबों में आदिवासियों का गौरवशाली इतिहास शामिल किया जाना चाहिए। आदिवासी नायकों के संघर्ष के किस्सों को, अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी योद्धाओं के पराक्रम की कहानियों को स्कूल की किताबों में शामिल किया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी भी उन गुमनाम आदिवासी नायकों के बारे में जान पाए जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए, जल जंगल जमीन के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, संघर्ष किया और अपनी जान दे दी। नाम एक फेरिस्त लंबी है, चाहे तम्मन डोरा हो, रामजी गोंड, गुंडाधर धुर हो या फिर कोमराम भीम से लेकर डेलन शाह तक, तिलका मांझी, सिद्धू कानू मुर्मू से लेकर भीमा और खाज्या नायक तक एक लंबी फेरिस्त है। इन सब की कहानियां स्कूली किताबों में शामिल किया जाना चाहिए साल 2026 में, ताकि ये जो कहानियां हैं बच्चे सीख सकें, इनसे प्रेरणा ले सकें और अपने इतिहास पर वो गर्व कर सकें। और जो नौवां मुद्दा है वो है आदिवासी समाज की सबसे पुरानी मांग है, आदिवासी धर्म कोड का जो कॉलम है उसको जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। क्योंकि आदिवासी समाज बीते कई दशकों से लगातार कह रहा है कि उनकी धार्मिक मान्यताएं, 6 जो अलग अलग धर्म है उनकी मान्यताओं से बिल्कुल अलग हैं। इसलिए जनगणना में उनके लिए धर्म का अलग कॉलम हो और उसी के मुताबिक उनकी गिनती हो। 1941 तक जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग धर्म का कॉलम होता था, लेकिन आजादी के बाद जब पहली जनगणना हुई 1951 में तो वो कॉलम हटा दिया गया और तब से प्रकृति की पूजा करने वाले, अपने पूर्वजों को देव मानने वाले 12 करोड़ आदिवासी जनगणना में अपने लिए एक अलग धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। वो धर्म का कॉलम उन्हें 2026 में जरूर दिया जाना चाहिए, क्योंकि साल 2026 में जनगणना भी शुरू होने वाली है। जो पहाड़ी राज्य है वहां पर साल 2026 में शुरू हो जाएगी, हाउस लिस्टिंग का काम शुरू हो जाएगा और 1 मार्च 2027 से पूरे भारत में शुरू होगी जनगणना। तो ये उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मांग है। और आखिरी लेकिन सबसे जरूरी, आदिवासियों को अपना एक राष्ट्रीय पूरे देश में राजनीतिक दल चाहिए, ताकि आदिवासियों की राजनीतिक ताकत इतनी मजबूत हो जाए कि आदिवासी पार्टी के बिना ना तो कोई सरकार बन पाए ना चल पाए।
ये इसलिए भी जरूरी है ताकि हमेशा वोट बैंक समझे जाने वाला जो आदिवासी समाज है वो किंग मेकर की भूमिका में आ पाए। आदिवासियों के मुद्दे जो हम भी आपने आपको ऊपर 9 पॉइंटर्स में बताए हैं वो तमाम पूरे हों, वो तमाम हसरतें आदिवासियों की उम्मीदें पूरी हों। इसके लिए आखिरी लेकिन सबसे जरूरी है कि पूरे देश में एक आदिवासियों का राष्ट्रीय दल बनना चाहिए। जिस तरीके से पूर्वोत्तर के राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है, वहां तमाम राज्य मिलकर एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल बना रहे हैं, तो ऐसी कोशिश 5वें अनुसूची के राज्यों में भी होना चाहिए ताकि आदिवासी वाकई में आगे बढ़े और जो मूल निवासी जो इस देश के मालिक हैं उनको उनका हक अधिकार सही मायनों में मिल पाए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें अपनी राय दीजिएगा, इस वीडियो को अपने लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।